Hello students, welcome to math classes. Today we start chapter 6 lines and angles for standard 9th. तो फर्स्ट इंट्रोडक्शन पार्ट कर लेते हैं. तो चैप्टर 6 के अंदर क्या दिया गया है? लाइंस एंड एंगल्स. चैप्टर 5 अपने पढ़ चुके हैं. तो चैप्टर 5 के अंदर हमने क्या किया था कि हमने पढ़ा था कि भाई दो पॉइंट्स होते हैं, कहीं पे भी दो पॉइंट्स दिए गए तो उसमें से एक लाइन पास हो सकती है. हमने ये पढ़ा था. ओके कहीं पे भी दो लाइंस मतलब कि दो पॉइंट्स होते हैं, तो कहीं पे भी दो पॉइंट्स दिए गए तो उसमें से एक लाइन पास होती है. ओके ऐसे हम इंटरसेक्टिंग लाइन भी कर सकेंगे. तो सपोज कि दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्टिंग करेंगे तो क्या फॉर्म होगा? यहाँ पे एंगल्स भी फॉर्म हो गए. ओके तो यहाँ पे यही चीज़ हमें पढ़नी है. तो यहाँ पे कुछ टर्म्स और कंडीशन है उसको पहले पढ़ लेते हैं कि सपोज लाइंस के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे. तो सपोज पहले पढ़ते हैं, फर्स्ट ले लेते हैं लाइन सेगमेंट. लाइन सेगमेंट तो लाइन सेगमेंट मतलब लाइन का ऐसा हिस्सा, लाइन का ऐसा पार्ट कि जिसके दो एंड्स पॉइंट होते हैं. सपोज कि ये मैंने लाइन ड्रॉ की है, ए बी लाइन, और ये ए बी लाइन के अगर सपोज एक दो पॉइंट्स ले लेता हूँ, उसका एक पार्ट्स ले लेता हूँ. सपोज यहाँ से मैंने ये सी और डी ये पार्ट ले लिया, सी से डी, तो ये जो बन गया उसको हम क्या बोलेंगे? लाइन सेगमेंट बोलेंगे. मतलब लाइन सेगमेंट ऐसा है जिसके टू एंड्स पॉइंट होते हैं. क्या होता है? टू एंड्स पॉइंट्स होते हैं. मतलब उसका स्टार्टिंग पॉइंट भी होगा या तो उसका एंडिंग पॉइंट भी होगा. ओके दो एंड्स पॉइंट होते ही है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी. उसको ही हम क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट बोलते हैं. और इसको सपोज हमें ये सीडी लाइंस में सेगमेंट लिखना है तो इसको किस तरह से डिनोट किया जाएगा? इस तरह से डिनोट किया जाएगा कि ये सीडी लाइन सेगमेंट है. उसी तरह से सेकंड टॉपिक है रे. रे मतलब जिसका एक ही एंड पॉइंट होता है. मतलब एक साइड पे तो वो कैसा होगा? उसका कोई एंड पॉइंट नहीं है, वो यहाँ से तो क्या होगा? बढ़ता ही जाएगा, लेकिन उसका यहाँ पे एंड पॉइंट है. मतलब यहाँ पे रे के अंदर बोला जाएगा तो उसका कितने पॉइंट्स होते हैं? वन एंड्स पॉइंट होता है. उसको ही हम क्या बोलेंगे? रे बोलेंगे. और उसको सपोज ये रे ए बी बताना है तो इसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं. लाइन तो लाइन मतलब जिसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है, नो एंड्स पॉइंट. नो एंड्स पॉइंट मतलब एक भी एंड पॉइंट्स नहीं है, उसको हम क्या बोलेंगे? लाइन बोलेंगे. ओके और इसको हमें डिनोट करना है तो इसी तरह से हम डिनोट कर पाएंगे. ओके तो ये हमारी लाइंस हो गए. दूसरा आगे कुछ पॉइंट्स आते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स. कोलिनियर पॉइंट्स तो कोलिनियर पॉइंट्स मतलब ऐसे पॉइंट्स कि थ्री और मोर देन थ्री. ओके थ्री और मोर पॉइंट्स, more points lie on the same line. lie on the same line मतलब कोलिनियर पॉइंट मतलब ऐसे पॉइंट थ्री और मोर मतलब थ्री से ज्यादा पॉइंट्स, थ्री या तो उससे ज्यादा कहाँ पे लाई कर रहे हैं? सेम लाइन. सपोज यहाँ पे ये पॉइंट है, ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, और तीनों पॉइंट यहाँ पे एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं. मतलब उसके ऊपर एक ही लाइन पे आए हैं. सपोज यहाँ पे एक पॉइंट आ गए, ये पॉइंट और ये पॉइंट. ओके तो ये सारे पॉइंट कैसे हो जाएंगे? कोलिनियर पॉइंट्स हो जाएंगे. मतलब एक ही लाइन पे वो आ रहे हैं, इसलिए सेम लाइन. अगर सेम लाइन पे नहीं हो गए, सपोज एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे, तो यहाँ पे एक लाइन तो बन जाएगी, लेकिन ये जो पॉइंट है वो यहाँ पे इस लाइन पे, इसके लिए हमें क्या हो जाएगा? एक दूसरी लाइन बनानी पड़ेगी. मतलब ये पॉइंट जो है वो यहाँ पे इस लाइन पे लाई कर रहा नहीं है. इसका मतलब क्या हुआ? जो एक ही लाइन पे मतलब पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन, उसको हम क्या बोलते हैं? कोलिनियर बोलेंगे. तो जो नहीं लाई कर रहा है उसको हम क्या बोलेंगे?
नॉन कोलिनियर, उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ओके, अगर आगे हमें देखना है तो अब आएगा एंगल। तो ये सब लाइन की बात हुई, अब हम एंगल की बात करते हैं कि एंगल्स, तो एंगल किस तरह से फॉर्म होता है कि जब टू रेज कहीं पे आपस में कहीं पे मीट कर रही है कोई जगह पे, मतलब एक रे इसी पॉइंट में से निकल रही है और दूसरा रे भी यहाँ पे, सपोज ये ए बी रे है और ये ए सी रे है। ओके, तो यहाँ पे दोनों रे ए पॉइंट में से निकल रही है, दोनों का सेम वर्टेक्स है, और इसको जहाँ पे ये दो रे मीट कर रही है उसको ही हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स भी बोले जाएगा। और यहाँ पे मीट कर रही है तो इन दोनों के बीच में जो फॉर्म होता है उसको ही हम क्या बोलते हैं, एंगल्स बोलते हैं, उसको ही हम क्या बोलेंगे, एंगल्स बोलेंगे। तो ये हमारा दोनों रे के हिसाब से हमारा क्या बनता है, एंगल्स बनता है। तो हम क्या लिख पाएंगे कि an angle is formed when two rays originate from the same end point। कि एंगल किस तरह से बन रहा है कि जहां पे दो रे क्या कर रही है, एक दूसरे को मिट कर रही है, एक दूसरे को एक ही सेम पॉइंट में से निकल रही है, और वहां पे जो फॉर्म हो रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं, एंगल बोलेंगे। तो एंगल इज फॉर्म व्हेन टू रेज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट। ओके, तो उसको ही हम क्या बोलेंगे, एंगल्स। तो ये हमारा एंगल्स हो गया। अब एंगल्स के भी कुछ टाइप्स थे, तो टाइप्स पढ़ लेते हैं कि टाइप्स ऑफ एंगल्स। ओके, चलो फर्स्ट हम पढ़ते हैं एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, तो एक्यूट एंगल किसको बोलते थे, तो एक्यूट एंगल मतलब ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से कैसा हो, कम हो, मतलब लेस देन 90 डिग्री। ओके, और एक्यूट एंगल सारे किसके बीच में आएंगे, 0 और 90 के बीच में आएंगे। ओके, 0 को एक्यूट एंगल बोला जाएगा नहीं, क्यों, कि 0 के लिए हम नाम बोलेंगे जीरो एंगल, इसको हमें क्या बोलते हैं, जीरो एंगल। और जो 90 डिग्री एंगल होता है उसको ही हम बोलते हैं राइट एंगल। ओके, इसलिए जो एक्यूट एंगल आएगा वो 0 और 90 के बीच में होगा। दूसरा हमारा आता है ऑब्ट्यूज एंगल। तो जो ऑब्ट्यूज एंगल होते हैं वो मोर देन 90 डिग्री होता है, और जो ऑब्ट्यूज एंगल होते हैं वो 90 और 180 के बीच में होते हैं। तो 90 को तो हम क्या बोलेंगे, राइट एंगल बोलते ही है, इसको हमें बोलेंगे स्ट्रेट लाइन एंगल, इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन एंगल। 180 का जो एंगल होता है उसको हमें क्या बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन एंगल होता है, इसलिए ये 90 डिग्री और 180 इन दोनों के बीच में जो एंगल होता है उसको ही हम क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल बोलेंगे। देन थर्ड आता है, थर्ड हम राइट एंगल ले लेते हैं। तो राइट एंगल मतलब यहाँ पे मैंने बता दिया है कि जो 90 डिग्री का एंगल होता है उसी को हम क्या बोलेंगे, एग्जैक्टली 90 डिग्री होता है वही हमारा एंगल क्या बन जाएगा, राइट एंगल बन जाएगा। उसके बाद आता है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, तो रिफ्लेक्स एंगल मतलब एंगल बिटवीन 180 एंड 360। रिफ्लेक्स एंगल मतलब ऐसा एंगल जो 180 से ज़्यादा हो और 360 से कम हो, मतलब 180 और 360 के बीच में, क्योंकि 180 को तो हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन एंगल बोलेंगे, और जो 360 का जो एंगल होता है उसको ही हम क्या बोलेंगे, कंप्लीट एंगल बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, कंप्लीट एंगल। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, 180 और 360 के बीच के अंदर रहता है, उसी को हम बोलेंगे कंप्लीट एंगल। दूसरा भी बोल सकते हैं कि मोर देन 180 इज कॉल्ड और लेस देन 360 इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। तो यहाँ पे हमने एंगल के टाइप्स क्या पढ़े, तो एक्यूट एंगल आ गया, ऑब्ट्यूज एंगल आ गया, राइट एंगल आ गया, रिफ्लेक्स एंगल आ गया, और दूसरा आ गया स्ट्रेट लाइन एंगल आ गया, कंप्लीट एंगल आ गया, 0 डिग्री एंगल आ गया। ओके, और आगे पढ़ सकते हैं तो दूसरा भी है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल।
कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? तो कंप्लीमेंट्री एंगल ऐसे एंगल होता है कि दो एंगल का सम कितना होता है 90 डिग्री, उसको हम क्या बोलेंगे? कंप्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। तो कंप्लीमेंट्री एंगल मतलब सपोज यहां पे मैं एक फिगर बना देता हूं, सपोज ये 90 डिग्री है और सपोज ये एंगल जो है वो 30 का है, ये एंगल जो बन रहा है वो 60 डिग्री बन रहा है। तो दो एंगल का प्लस कितना हुआ? 90 हुआ। तो उसी को हम क्या बोलेंगे? कंप्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। तो कहीं पे भी दो एंगल का प्लस 90 डिग्री हो रहा है, उसी को हम बोलेंगे पेयर ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल। और आता है लीनियर, सॉरी पहले पढ़ लेते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। तो सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? तो सप्लीमेंट्री एंगल मतलब ऐसे एंगल कि जो दो एंगल का प्लस, सपोज यहां पे मैं एक एंगल ड्रॉ कर देता हूं, ओके, यहां से एक एंगल है और ये एंगल सपोज कि 30 डिग्री है और ये पूरा एंगल 150 है। ओके, तो 150 प्लस 30 कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। तो सप्लीमेंट्री एंगल मतलब ऐसे एंगल कि दो एंगल का प्लस कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। तो जो भी दो एंगल का प्लस 180 हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? सप्लीमेंट्री एंगल बोला जाएगा। ओके, और आगे पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एग्जिस्टेड एंगल। एग्जिस्टेंड एंगल, एग्जिस्टेड एंगल मतलब ऐसे एंगल, सपोज कि हम यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना रहा हूँ या तो स्क्वायर समझ लेते हैं, कोई भी एक क्वाड्रिलेटर ही मान लेते हैं, सपोज ABCD एक क्वाड्रिलेटर है। ओके, तो सपोज ये एंगल मैंने ए लिया, तो ए का एग्जिस्टेंट एंगल कौन सा होगा? तो एग्जिस्टेंट मतलब जो उसके पास में आता है, उसके बाजू वाला, उसका एग्जैक्ट उसके बाजू में जो होता है वही उसका क्या होता है? एग्जिस्टेंट एंगल बोलेंगे। जो पास पास के एंगल होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? एग्जिस्टेंट एंगल बोलते हैं। तो सपोज ए एंगल है तो उसके पास में जो भी एंगल है, मतलब ये एंगल कौन सा हुआ? बी हुआ। तो ए का एग्जिस्टेंट एंगल कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। और दूसरा कौन सा हो जाएगा? ए का एग्जिस्टेंट एंगल DB हो जाएगा। ओके, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? एग्जिस्टेंट एंगल बोलेंगे। अब बात करते हैं लीनियर पेयर। नेक्स्ट हमारे पास है लीनियर पेयर, पेयर ऑफ एंगल्स। ओके, सपोज ये लाइन है, तो ये हमारा एक लाइन, जो भी लाइन होती है वो कौन सा होता है? स्ट्रेट लाइन एंगल होता है। मतलब ये स्ट्रेट लाइन जो भी बनेगी, ओके, उसी को हम क्या बोलते हैं? 180 डिग्री एंगल बोलते हैं। स्ट्रेट लाइन एंगल हमारा कौन सा होता है? 1 डिग्री का होता है। अब सपोज यहाँ पे कोई पॉइंट है, उसमें से एक रे यहाँ पे जा रही है। सपोज एक लाइन थी ए, यहाँ पे ये पॉइंट है O, ये B है, ये C पॉइंट है। तो मैंने AB जो लाइन थी उसके ऊपर एक OC रे बना दिया। तो इससे जो AB लाइन थी वो दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो गई। मतलब ये पार्ट बन गया, दूसरा ये पार्ट बन गया। ओके, तो AOC और BOC ये दो एंगल का प्लस करेंगे तो हमें कितना मिल रहा है? 180 मिल रहा है। क्योंकि ये दो पार्ट्स हो गए, पहले AB पूरा था, ये AOB पूरा था 180, और उसके ही मैंने दो पार्ट्स कर दिए। कौन से AOC और BOC, ये दो पार्ट्स कर दिए। तो दो पार्ट्स को अगर वापस से मिला दूंगा तो कितना मिल जाएगा? 180 मिल जाएगा। उसी को हम क्या बोलते हैं? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। कि दो एंगल का प्लस कितना होता है? 180 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या बता रहा है? पहले तो स्ट्रेट लाइन होना चाहिए और स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक कॉमन रे आनी चाहिए और एक ही कॉमन पॉइंट से निकलनी चाहिए। सपोज एक दूसरी फिगर हम बना देते हैं। सपोज ये स्ट्रेट लाइन है, इसके ऊपर से सपोज यहाँ पे एक पॉइंट है, उसमें से एक रे निकल रही है और उसी पॉइंट में से यहाँ से एक रे निकल रही है।
तो सपोज ये जो लाइन है उसको हमने कितने पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया, ये 1 पार्ट हुआ, ये सेकंड पार्ट हुआ, ये थर्ड पार्ट हुआ, मतलब 1 2 3। अब पहले मैंने यहाँ पे 1 और 2 ही पार्ट किए थे 180 के, तो वहाँ पे लीनियर पेयर, यहाँ पे 1 और 2 का दोनों का प्लस करेंगे तो 180 आ जाएगा। तो यहाँ पे 1 2 3 तीनों का प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 180 आ जाएगा। लेकिन जब इस तरह से कोई फिगर दी गई हो, सपोज यहाँ पे एक रे आ रही है और दूसरी रे यहाँ पे आ रही है, तो यहाँ पे भी दो पेयर हो रहे, यहाँ पे भी दो एंगल बन रहे हैं और यहाँ पे भी दो एंगल बन रहे। मतलब यहाँ पे 1 2 या 3 और 4, मतलब ये 1 2 3 4 का प्लस 180 नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ 3 4 दोनों का प्लस भी कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। और ये 1 और 2 का प्लस भी कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे कितनी पेयर बन रही है, दो पेयर बन जाएगी। लीनियर इक्वेशन लीनियर पेयर ऑफ एंगल की कितनी पेयर बन जाएगी, दो पेयर बन जाएगी। क्योंकि जो भी लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स होता है उसको हमें क्या बोलना है कि यहाँ पे एक कॉमन आर्म निकलना चाहिए, एक कॉमन रे होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो ये कॉमन वर्टेक्स के अंदर से ही दोनों रे जो निकल रही है वो कॉमन एक ही पॉइंट से निकल रही है, और यहाँ पे जो निकल रही है दोनों वो अलग अलग वर्टेक्स, डिफरेंट वर्टेक्स है उसके अंदर से निकल रही है। ओके, इसलिए यहाँ पे दो पेयर बन जाएंगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल की, और यहाँ पे तीनों का प्लस कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। ओके, तो ये हमें फिगर के अंदर खास ध्यान ये रखना है। उसके बाद सपोज कोई दो लाइन ले लेते हैं, सपोज ये लाइन हो गई ए बी, और उसी में से एक लाइन सी डी इंटरसेक्ट कर रही है, तो यहाँ पे देखो एक ये एंगल बन रहा है, ये एक दूसरा एंगल बन रहा है, ये एक थर्ड एंगल बन रहा है, और यहाँ पे एक फोर्थ एंगल बन रहा है। तो ये जो 1 का अपोजिट एंगल होता है, तो 1 का अपोजिट एंगल कौन सा है, 3 है। 2 का अपोजिट एंगल कौन सा है, 4 है। ओके, तो ये जो एंगल बन रहा है 1 और 3, उसको हम बोलेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। उसको हम क्या बोलेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो यहाँ पे जब दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो यहाँ पे कितनी पेयर्स मिलती है, हमें दो पेयर्स मिलती है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की। और अगर हमें यहाँ पे ये दो लाइन के अंदर अगर लीनियर पेयर देखनी हो तो यहाँ पे कितनी पेयर बनेगी, देखते हैं कि सपोज लीनियर पेयर क्या बना रहा होगा, ये स्ट्रेट लाइन, सपोज के पहले CD को स्ट्रेट लाइन मान लेते हैं, तो यहाँ पे कॉमन रे ये है, सपोज यहाँ पे O मान लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास CD लाइन है, स्ट्रेट लाइन मान लेते हैं, सपोज यहाँ पे O पॉइंट है, तो यहाँ पे CD में से सपोज यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ कि ये CD हमारी हो गई, और यहाँ पे हमने ये AO एक कॉमन आर्म हो गया, इसका एक कॉमन रे हो गई। तो यहाँ पे और यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, तो कौन सा एंगल बन रहा है, 1 और 2, तो ये एक लीनियर पेयर हो गई। तो सपोज यहाँ पे एंगल 1 प्लस एंगल 2 करेंगे तो भी कितना हो जाएगा, 180 आंसर मिलेगा। उसी तरह से 2 और 3 करेंगे, 2 + 3, तो भी हमें आंसर कितना मिलेगा, 180, क्योंकि अब ए भी हमारी स्ट्रेट लाइन हो गए और उसका OC एक कॉमन रे। ओके, तो 2 और 3 हो गया। उसी तरह से सपोज ये CD वापस से एक स्ट्रेट लाइन हो गए और उसके ऊपर OB है, तो 3 और 4 का प्लस भी कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। ओके, तो ये हमारी थर्ड पेयर हो गई। और वापस से AB एक स्ट्रेट लाइन है, AB हमारी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, और उसके ऊपर OD है, तो 4th और 1, तो 1 + 4th, वो भी हमारा क्या हो जाएगा, एक 180, दोनों का प्लस हो गया। मतलब जब दो इंटरसेक्ट लाइन, मतलब दो लाइन एक दूसरे को जब इंटरसेक्ट करती है तो हमें कितनी पेयर, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स की कितनी पेयर मिलती है, 4 पेयर्स मिलती है। और वर्टिकली अपोजिट की कितनी पेयर मिलती है, तो 2 पेयर्स मिलती है, 1 और 2। ओके, तो यही हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट है, यही हमें इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर सीखना था, और इसी का यूज हमें एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए भी करना है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास थ्योरम 6.1। कि थ्योरम 6.1 क्या है कि इफ टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर देन वर्टिकली अपोजिट
ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो पहले तो थ्योरम क्या होता है वो समझ लेते हैं। तो हमने चैप्टर 5 के अंदर एक्सियम पढ़ा था। ओके, एक्सियम का मतलब होता है कि ऐसे स्टेटमेंट जो ऑलरेडी क्या होते हैं, प्रूव होते हैं, और जिसको हमें दूसरे स्टेटमेंट प्रूव करने के लिए यूज करना होता है। ओके, तो थ्योरम क्या होता है कि थ्योरम ऐसा स्टेटमेंट होता है जिसको हमें प्रूव करना होता है, वो ऑलरेडी प्रूफ होते नहीं है, जिसको हमें एक्सियम की मदद लेके क्या करना होता है, उसको प्रूव करना होता है। सपोज मैं आपको एक और एक्सियम एक बता देता हूँ। सपोज कि जो हमारे लीनियर पेयर जो बनती है, मैंने आगे आपको बताया इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर कि लीनियर पेयर जो बन रही है वो ऑलवेज लीनियर पेयर का जो दोनों का प्लस होता है, सपोज कि यहाँ पे एंगल 2 और 1 का प्लस जो होता है वो ऑलवेज कितना होता है, 180 होता है। ये क्या है, एक प्रूव है कि लीनियर पेयर एंगल का प्लस, लीनियर पेयर ऑलवेज कितनी होती है, 180 डिग्री की होती है। ये क्या माना जाएगा, एक्सियम माना जाएगा। दूसरा एक एक्सियम लेते हैं कि सपोज यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटर है ए बी और सी डी। ओके, ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटर है। सपोज एंगल ए प्लस एंगल डी, ये दोनों एग्जिस्टेंट एंगल है। तो जब भी क्वाड्रिलेटर के अंदर दो एग्जिस्टेंट एंगल मिलते हैं तो वो दोनों एग्जिस्टेंट एंगल का प्लस, दोनों का प्लस कितना होता है, 180 होता है। ये भी एक क्या है, एक्सियम है। ओके, तो ये जो एक्सियम होता है वो कैसे स्टेटमेंट होते हैं, प्रूफ स्टेटमेंट होते हैं, जिसको हमें कोई दूसरे स्टेटमेंट प्रूव करने के लिए यूज करना है। तो यहाँ पे और थ्योरम कैसे होते हैं, वो प्रूव नहीं होते हैं, हमें उसको प्रूव करना होता है। तो किस तरह से प्रूव करते हैं वो आज हम सीखेंगे। तो सपोज ये चैप्टर का हमारा फर्स्ट थ्योरम है 6.1। तो इसके अंदर कुछ चीज़ें हमें लिखनी होती है। तो जो भी थ्योरम जो भी हमें प्रूव करना होता है तो उसके अंदर खास डेटा लिखना होता है, टू प्रूव लिखना होता है, और फिगर, और उसके बाद प्रूफ। ये चीज़ें हमें यूज करनी है थ्योरम प्रूव करने के लिए। तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट क्या है कि इफ टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर। तो पहले मैं फिगर बना देता हूँ तो उसके ऊपर से हमें डेटा लिखने में आसानी होगी। तो जो भी हमें दिया गया है वही हमारा क्या हो जाएगा, डेटा। कि हमें क्या चीज़ें दी गई है वही हमारा डेटा होगा। तो सपोज यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ कर देते हैं कि 2 लाइन्स है। सपोज यहाँ पे 2 लाइन ले लेते हैं। सपोज ये ए बी लाइन हो गई, ओके, और दूसरी एक लाइन ले लेते हैं, और ये एक सी डी लाइन हो गई, और दोनों एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, ओ पॉइंट पे। तो यही हमें दिया गया है कि इफ टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर। तो 2 लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है वो पॉइंट के ऊपर, देन द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो यहाँ पे पहले तो डेटा में क्या लिखेंगे कि लाइन ए बी, हम लाइन को इस तरह से डिनोट करते हैं, मैंने आगे आपको बताया कि लाइन ए बी एंड लाइन सी डी इंटरसेक्ट टू ईच अदर एट ओ पॉइंट। वो कहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो यही हमारा क्या हो गया, डेटा हो गया। अब हमें प्रूफ क्या करना है, तो प्रूफ हमें ये करना है कि देन द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो मैंने अभी आपको इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर यही फिगर ड्रॉ करके बताया था कि कौन से एंगल्स वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बन रहे हैं। तो यहाँ पे हम नंबर्स दे देते हैं कि सपोज ये एंगल हमारा 1 हो गया, इसको हम 2 मान लेते, इसको हम 3 मान लेते, ये हमारा एंगल हो गया 4 एंगल हो गया। ओके, तो यहाँ पे हमें पता है कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ओके, यही हमारा क्या होगा, 1 का वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कौन सा हो जाएगा, 3 हो जाएगा। दूसरा एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, और ये एक दूसरी पेयर हो जाएगी। तो हमें यही प्रूव करना है कि एंगल 1 और 3 वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कैसे होता है, इक्वल होता है, और यहाँ पे 2 और 4 कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। यही हमें यहाँ पे क्या करना है, प्रूव करना है। तो प्रूव करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे प्रूव करने के लिए हम कोई भी एक्सियम का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमने अभी ये एक्सियम आपको बताया कि लीनियर पेयर, और यहाँ पे जो 2 इंटरसेक्टिंग लाइन हो रही है, एक दूसरे को 2 लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर बताया कि उसके ऊपर 4 लीनियर पेयर बनती है। तो कौन सी बन रही है वो तो मैं आपको बता देता हूँ
कि सपोज फर्स्ट एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180, एक ये लीनियर पेयर बन जाएगी। दूसरी कौन सी बन जाएगी, 1 प्लस 2, ये भी बन जाएगी। फिर बन जाएगी 2 प्लस 3, ये भी एक बन जाएगी। और फोर्थ बन जाएगी 3 प्लस 4, ये भी क्या बन जाएगी, 180। तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर ये बता दिया है कि लीनियर पेयर किस तरह से बन रही है। तो यहाँ पे हम सिर्फ यही टॉपिक का ये एग्जाम, लीनियर पेयर वाला एग्जाम जो है उसका यूज यहाँ पे कर पाएंगे। तो यहाँ पे मुझे कौन से एंगल 1 और 3 को इक्वल बनाना है। ओके, तो यहाँ पे कौन सी दो पेयर लेंगे कि हमारा आंसर इक्वल हो जाएगा। तो सपोज यहाँ पे एंगल 1 मिल जाता है, दूसरा यहाँ पे एंगल 3 भी मिल जाता है। तो यहाँ पे सपोज ये फर्स्ट और ये फोर्थ, इसका हम यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, दोनों का 180 आंसर आ रहा है। इसका मतलब कि यहाँ पे लिख के बताता हूँ कि सपोज यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा कि एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 और एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180, और दोनों क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा कि लीनियर पेयर बन रही है। और यहाँ पे ध्यान से देखो कि राइट हैंड साइड दोनों की कैसी दी गई है, इक्वल है। तो राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी कैसी हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। सपोज यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल बता देता हूँ कि यहाँ पे एंगल सपोज यहाँ पे 30 है और ये जो 4 एंगल है वो 150 का दिया गया है। ओके, तो दोनों का प्लस कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। और यहाँ पे ये 4 एंगल ही है तो वो भी तो कितना हो जाएगा, 150, तो दूसरा कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि दोनों एंगल इक्वल ही है, तो दोनों का आंसर कितना आ रहा है, 180 तो आ रहा है। तो अगर ये दोनों इक्वल है तो इसका मतलब ये भी तो इक्वल हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे राइट साइड इक्वल है तो इसका मतलब कि दोनों लेफ्ट साइड भी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो इसको हम किस तरह से देंगे, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू हम क्या लिख पाएंगे, एंगल 3 प्लस एंगल 4। ओके, तो यहाँ पे हमें एंगल 4 और एंगल 4 यहाँ पे दोनों इक्वल ही है, तो ये एंगल 4 ये एंगल 4 तो क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो बाकी क्या बचेगा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। तो एक पेयर हमारी प्रूव हो गई। उसी तरह से अगर हमें सेकंड प्रूव करना है, सेकंड, तो यहाँ पे हम किस तरह से सेकंड प्रूव करेंगे। तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा, सपोज सेकंड के लिए करें क्या, कौन सी पेयर ले सकते हैं हम, ये सिर्फ सारी चीज़ें हमें ये फिगर में से ही यूज़ करनी है। ओके, थ्योरम प्रूव करना है तो यहाँ पे फिगर में जो चीज़ हमें दी गई है उसके अंदर से ही हमें यहाँ पे यूज़ करना है। तो यहाँ पे सपोज मैं कोई भी पेयर लिख सकता हूँ कि यहाँ पे मुझे 2 और 4 लेना है, 2 और 4 को इक्वल बनाना है। तो यहाँ पे सपोज मैं ये 1 प्लस 4 ले लेता हूँ 180, और यहाँ पे ले लेता हूँ 1 प्लस 2 ले लेता हूँ 180। ओके, तो यहाँ पे भी राइट साइड ये कौन सी बना रहा है, लीनियर पेयर बना रहा है। खास हमें कंडीशन यहाँ पे खास हमें लिखनी है, कंडीशन ऑलवेज लिखना है कि ये चीज़ें क्या बन रही है यहाँ पे। तो लीनियर पेयर बन रही है तो हमें ये यहाँ पे खास लिखना है कि ये लीनियर पेयर है। अब ये राइट साइड इक्वल है तो उसकी लेफ्ट साइड हमारी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 हो जाएगा, और 1 1 तो दोनों इक्वल है इसलिए वो तो चले जाएंगे। तो यहाँ पे एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यही हमारा 2 और 4 को हमें क्या बनाता था, इक्वल बनाना। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, 6.1 थ्योरम हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया। ओके, तो यही हमारा क्या है, 6.1 थ्योरम है। आई होप कि आपको इंट्रोडक्शन पार्ट और थ्योरम 6.1 अच्छी तरह से समझ में आया होगा। थैंक यू।